मैं हूं विवेक और ये है बाकी डे यू सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने गहराई में उतर के एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टोकुगावा यहाँ पर मुसाशी के सामने उनका ओरिजिनल स्वॉर्ड केनशिगे प्रेजेंट करते हैं, जो कि ओरिजिनली पिछले जिंदगी में वो चलाया करते थे। और साथ ही साथ टोकुगावा ये बताते हैं कि एक टेम्पल में इन्होंने उसे रखवा रखा था। और यहाँ पर इतने बातों के बीच हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की रस्सी अपने आप खुलने लगती है। और ये देखकर टोकुगावा बोलते हैं ये अपने आप कैसे खुल रहा है। तो यहाँ पर मुसाशी जवाब देते हैं, ओह मैं समझ गया, ये मेरे कमर में वापस आना चाहता है। खैर तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर टोकुगावा एक रूम में लेकर आए होते हैं मुसाशी को। और यहाँ पर बहुत सारे मैनेकिन्स रखे होते हैं जो कि इस वर्ल्ड में लोग इस्तेमाल करते हैं। यही वो मुसाशी को भी बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उस समय के जो अथॉरिटी वाले लोग होते थे, जिस तरीके के आर्मर्स वो पहनते थे, ये वैसे तो नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। और तभी मुसाशी को वो माकीवारा दिखाते हैं। माकीवारा ओरिजिनल में बांस को बीच में रख के मैट को बांध कर बनाया जाता है। बहुत कस के इसे बांधा जाता है और माना यह जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी जैसी मजबूती रखती है। खैर ये सुनकर मुसाशी उसे टेस्ट करने का मन बना लेते हैं। अपने स्वॉर्ड को निकाल कर जैसे ही उसमें वो रखते हैं और थोड़ा सा दबाते हैं तो एकदम बटर की तरह वो कट जाता है और एकदम से जमीन में गिर पड़ता है। खैर इसे टेस्ट करने के बाद मुसाशी टोकुगावा से पूछते हैं, अगर मैं इन मैनिकिन्स को बुरी तरह काट दूं तो आपका नुकसान तो नहीं होगा ना। तो टोकुगावा कहते हैं हाँ कोई नुकसान नहीं होगा। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से लात मार के उस मैनिकिन को उछालते हैं मुसाशी और बीच से काट देते हैं, पूरे ढाल और आर्मर सहित। ये देखकर टोकुगावा चौंकते ही हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आर्मर इतनी आसानी से कट जाएगा। खैर उसके बाद फौजी यूनिफॉर्म वाले को बीच से काट देते हैं मुसाशी, एकदम कमर के पास से। और पुलिस वाली यूनिफॉर्म को तो एकदम साइड से सीधा सीधा काट देते हैं। और यहाँ पर रियलाइज होता है टोकुगावा को, अगर इनमें कोई ओरिजिनल आदमी होता तो उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती। खैर उतने में ही हम देखते हैं खैर मुसाशी सिविलियन मैनिकन में सीधा सीधा उसके गले के पास घुसा देते हैं तलवार को, नीचे खींचकर उसे काटते हैं, फिर ऊपर खींच देते हैं तलवार को, जिससे कि होता यह है कि वो भी एकदम बीचों बीच से कट जाता है। और ऐसे ही कुछ ही सेकंड में वो सारे मैनिकिन्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, चारों तरफ बिखरे होते हैं वो। और यहाँ पर टोकुगावा ये देखकर काफी खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। और उतने में उन्हें फील होता है कि उनका तो गला काट दिया गया है। खैर मुसाशी ने छोटा सा मजाक किया होता है टोकुगावा से। खैर उतने में टोकुगावा कहते हैं इन मार काट के बीच तो मुझे डर लगता है कि मैं भी कभी ना निपट जाऊं। और इतना सुनते ही मुसाशी एकदम ठाके लगाकर हंसते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर मोटोबे टोकुगावा के सामने बैठे होते हैं। और यहाँ पर टोकुगावा सीधा सीधा बताते हैं मोटोबे को कि पिकल और मुसाशी की फाइट जल्दी ही होने वाली है और साथ ही साथ ये एक वेपन मैच होगा। रेत्सु की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों हथियार से लैस हैं। पिकल के पास उसके दांत हैं, नाखून है, और यहाँ पर मुसाशी के पास तो तलवार रहेगी ही। खैर उतने में ही यहाँ पर एकदम से टोकुगावा से मोटोबे कहते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं टोकुगावा, आप इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उसके हाथ में तलवार देना मतलब सामने वाले की जान को खतरा हो सकता है, आप नहीं समझ रहे हैं। पिकल एक मासूम बच्चे की तरह है, भले ही उसका शरीर दानव जैसा क्यों ना हो, वो उसे नहीं समझ पाएगा और मुसाशी जान से मार सकता है उसे। मेरा ये मानना है कि मुसाशी के लड़ने के केवल मैं ही काबिल हूँ, क्योंकि उस सदी के आर्ट का ही मैं मास्टर हूँ। सेंगोकू एरा की स्वॉर्ड्समैनशिप, वेपन मास्टरी, शूरिकेन, निंजा टेक्निक्स, इन सभी का मैं मास्टर हूँ। भले ही उस युग में मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस युग की ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसीलिए ये साफ साफ तय हो जाता है कि मैं ही मुसाशी से लड़ने के लिए परफेक्ट हूँ। उस एरा का प्रैक्टिशनर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं मुसाशी से लड़ूं। और यहाँ पर मोटोबे की इन वीरता भरी बातों को सुनकर टोकुगावा सच में काफी खुश होते हैं। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं मुसाशी यहाँ पर खाना खा के मस्त बाहर निकले होते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखकर वो कुछ सोच रहे होते हैं। उनके मन में ये आता है कि ये बिल्डिंग जो है किसी बड़े इंसान के शरीर की तरह ही हैं। अगर इनके स्तंभों को, बोले तो पैर को अगर काटा जाए तो पूरा शरीर धीरे धीरे करके ढहने लगेगा और एक आध कट्स के बाद ये पूरा धूल में मिल जाएगा।
देख रहे हो भाई, यूजिरो भी इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बारे में आज तक नहीं सोचे होंगे जितना ये मुसाशी सोच रहा है। और यहाँ पर उनके मन में ये भी आता है कि इस बिल्डिंग को काटते काटते उनका ब्लेड भी पक्का ख़राब हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मुसाशी के पीछे गाया आ जाता है और यहाँ पर मुसाशी बड़े ही आराम से पलटते हैं और गाया को देखते हैं। उतने में ही गाया कहता है, चिंता मत करो, अगर पीठ पीछे वार करके तुम्हें मारना होता तो मैं 1 घंटे से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कब का मार दिया होता। खैर तभी मुसाशी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड बात कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है बच्चे, तुम मुझे 1 घंटे से फॉलो कर रहे हो। और हाँ, सच बताओ तो तुम अपने मौजूदगी को छुपाना बिल्कुल भी नहीं जानते। और उतने में गाया उनसे पूछ लेता है, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे 1 घंटे से हूँ तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। और तभी मुसाशी कहते हैं, किया क्यों नहीं मतलब, मैं तुम्हें खतरा ही नहीं मानता तो मैं तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक करूँ। खैर इतना सुनते ही गाया गुस्सा हो जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेपन ही गायब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने उसका वेपन निकाला था लेकिन वो गया कहाँ। तभी उसे पता चलता है कि वो तो जमीन में पड़ा हुआ है। वो गन जो उसने निकाला था कब का मुसाशी ने छीनकर जमीन में फेंक दिया था उसे। खैर उतने में ही अब मुसाशी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और गाया से कहते हैं, तो बच्चे क्या तुम सच में मुझसे लड़ने आए हो, और अगर आए हो तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर वार करना होगा। और इस तरह से मुसाशी के उस मर्डरस ऑरा को फील करके गाया को समझ में आ जाता है कि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये सच में मियामोटो मुसाशी हैं और यही टेस्ट करने आया होता है गाया यहाँ पर। और इससे पहले कि मुसाशी अटैक करे, गाया अपना हथियार निकाल लेता है और यहाँ पर उतने में ही मुसाशी देखते हैं, 1 मिनट, ये चाकू तो थोड़ा अलग है। उतने में ही हम देखते हैं कि गाया एकदम से ट्रिगर पुल कर देता है और वो चाकू लिटरली लॉन्च हो जाता है मुसाशी की ओर। एकदम तेजी से वो बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो हिट करने वाला होता है उनके हेड को, मुसाशी उसे पकड़ लेते हैं। वाह, ये तो एक अपग्रेडेड निंजा की वेपन की तरह है, चाकू भी और गन भी। और ये देख के गाया का पानी सूख गया होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने तेजी से वो चाकू आगे बढ़ता है, इतने पास से ट्रिगर खींचने के बाद कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ना तो छोड़ो, छू ही नहीं सकता। और मुसाशी ने पकड़ के फेंक दिया उसे। खैर उतने में ही हम देखते हैं मुसाशी गाया की ओर बढ़ने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे पास तो कई तरह के वेपन्स हैं, एकदम अलग अलग तरह के, क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास क्या क्या है। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम तो मेरे ऊपर अटैक करने आए थे ना, चलो अब मैं भी एक अटैक तुम्हारे ऊपर कर ही देता हूँ। और इतना कहकर मुसाशी खटाक से एकदम एक जोरदार अटैक करते हैं गाया के ऊपर और उसे फील होता है कि उसे बीच से काट दिया गया है और साथ ही साथ ऊपर खींच के साइड से भी काट दिया गया है। 2 तरफ से कुछ ही सेकंड में गाया को काट कर 4 टुकड़ों में बांट दिया गया होता है और ऐसे ही उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन ये सब इमेजिनरी ढंग से किया होता है मुसाशी ने। और मुसाशी की इस टेक्निक को देखकर पहले तो गाया एकदम सुन्न हो जाता है, उसे फील होता है कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसाशी ने उसके पूरे शरीर को, उसके सेल्स को ऐसा फील करा दिया होता है कि उसकी जान निकल गई है। फिर यहाँ पर गाया एकदम दबे आवाज में मुसाशी से कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा आपने ऐसा कैसे किया, आपके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। खैर गाया की इतनी बात सुनते ही मुसाशी एकदम से हंस पड़ते हैं और उसे बताते हैं कि वो हमेशा हथियार बंद रहते हैं, यहाँ तक कि अभी भी उनके हाथ में उनकी तलवार है और अगर वो चाहें तो यहीं पर गाया को टुकड़ों में काट कर मार सकते हैं। खैर उतने में ही एकदम से गाया कहता है, मैं मान गया आपकी ताकत को मुसाशी, और मैं ये भी मान गया कि आप ही असली मियामोटो मुसाशी हैं। खैर गाया के इस एक्सेप्टेंस को देखकर उनको जिस तरह से इज्जत दी गाया ने, मुसाशी को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन उतने में ही गाया एक सवाल पूछता है मुसाशी से, मुसाशी सर, मैं जानता हूँ आपकी फ़ाइट जल्दी ही पिकल से होने वाली है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में आप उसे मार देंगे। खैर गाया की बात सुनते ही मुसाशी सोच में पड़ जाते हैं, मैं उसे जान से मारूंगा या नहीं ये तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ, अगर वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करता है तो मुझे भी करना पड़ेगा। और ये सुनते ही गाया एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है, आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है, एक फाइट में तो किसी की जान लेने की कोशिश करेगा ही सामने वाला ना। खैर अगर ये मारने में आए पिकल को तो ये सच में आसानी से मार देगा पिकल को। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर टी-रेक्स का मांस ले जाया जा रहा होता है पिकल के लिए, लेकिन यहाँ पर केयर टेकर टोकुगावा को बताता है कि वो उसे नहीं खा रहा है, उसने रिजेक्ट कर दिया इसे।
खैर टोकुगावा भी एकदम सोच में पड़ जाते हैं। खैर ये तो पिकल का फेवरेट खाना है, तो फिर वो क्यों नहीं खा रहा, ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि पिकल बेचारा फाइटिंग अरीना में शांति से बैठा होता है और यहाँ पर बाकी को भी ये सब बात बता रहे होते हैं टोकुगावा बाद में। और वो दोनों पिकल को देखते हैं तो वो एकदम शांति से बैठा होता है बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ। खैर उतने में ही बाकी एकदम से छलांग लगाता है अरीना में और धीरे धीरे चलकर धीरे से पिकल के पास जाता है। और यहाँ पर बाकी को आता देख पिकल भी खुश होता है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी उसका फ्रेंड है यार। खैर यहाँ पर आराम से बैठ जाता है बाकी और अच्छे से बैठने के बाद वो पिकल से पूछता है, हे दोस्त कैसे हो तुम। खैर अब पिकल भी खसक कर बाकी के पास बैठ जाता है और ऐसे ही कई घंटे वो बैठे रहते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं उनके बीच। खैर अब ऐसे ही सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं टोकुगावा और बाकी ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं और टोकुगावा यहाँ पर बाकी से पूछते हैं, तो क्या कहा पिकल ने। और तभी बाकी कहता है, आप तो जानते हैं ना पिकल नहीं बोल सकता। और उसके साथ इतनी देर बैठकर मैं ये समझ पाया हूँ कि वो आखिर क्या चाहता है, और वो मुसाशी को पूरी तरह से खा लेना चाहता है, निगल जाना चाहता है। एक मिनट, क्या कहा तुमने, वो मुसाशी को खाना चाहता है? वो उसे अपने खाने की तरह देख रहा है? मुझे तो लगा कि एज अ अपोनेंट देखता है वो मुसाशी को। खैर तभी बाकी बताता है कि पिकल ने एग्जैक्टली सोच रखा है कि वो किस तरीके से खाएगा मुसाशी को, और सबसे पहले वो शुरुआत मुसाशी के हेड से करेगा। खैर इतना सुनते ही एकदम सोच में पड़ जाते हैं टोकुगावा और उतने में ही बाकी बताता है। और तभी बाकी बताता है कि एक शिकारी का सबसे बड़ा हथियार उसका भूख होता है, और अगर वो उसे वेपनाइज कर ले तो वो बड़े से बड़े शिकार को मार सकता है। और बाकी ये भी बताता है कि ये बात उससे डोपो ने कही थी। खैर ये सुनकर एकदम सोच में पड़ जाते हैं टोकुगावा और बाकी से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है बाकी कौन जीतेगा। खैर तभी बाकी कहता है, आप खुद ही सोच कर देखिए, एक बड़े से टी-रेक्स के सामने जिसके पास भयानक बड़े बड़े दांत हैं, उसके सामने एक लोहे की तलवार कर ही क्या लेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बाकी पिकल को यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है और मुसाशी को कमज़ोर समझ रहा है। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसी रात यहाँ पर टोकुगावा और डोपो मिलते हैं डिनर करने के लिए, और यहाँ पर दोनों आराम से वेज मोमोज खा रहे होते हैं, लिटरली वेज मोमोज खा रहे होते हैं वो लोग। खैर उतने में ही एकदम से टोकुगावा एक बात छेड़ते हैं। वो कहते हैं, तुमने बाकी से कहा था कि अगर एक हंटर अपने भूख को वेपनाइज कर ले तो वो बड़े से बड़े शिकार को मार सकता है। खैर ये सुनकर डोपो कहते हैं, हाँ मैंने ही ऐसा कहा था। लेकिन तभी टोकुगावा पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है डोपो, तलवार ज़्यादा ताकतवर है या टी-रेक्स के दांत। तभी डोपो कहते हैं कि एक होशियार आदमी ने एक बार एक बात कही थी, अगर एक जंगली जानवर के सामने किसी इंसान को आप खड़ा करते हैं, अगर उस इंसान के हाथ में बंदूक है तभी वो उस जंगली जानवर से लड़ने के बराबर बन सकता है, वरना नहीं। मान लीजिए मुसाशी की फाइट अगर किसी बेर से हो जाती है तो वो आराम से उसे मार देगा, क्योंकि उसके पास तलवार होगी, एक हथियार होगा जो कि उसे बेर के बराबर ताकतवर बना देगा। और वहीं अगर हम पिकल की बात करें तो वो बड़े बड़े छिपकलियों से लड़ा करता था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती थी और उनके खुद के हथियार भी उनके पास होते थे। लेकिन वहीं अगर मुसाशी की बात करें तो वो तो ह्यूमन से ही लड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लैन को उन्होंने हराया था, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। एक क्लैन पूरी तरीके से मुसाशी के खिलाफ हो गई थी, उनके पास सारे हथियार थे, गन्स तक थे उनके पास, लेकिन फिर भी उन 80 लोगों को काट डाला था मुसाशी ने एक ही रात में। समझ नहीं आ रहा कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। खैर इसी कंफ्यूजन के बाद सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर सुबह सुबह बैठकर मस्त नाश्ता कर रहे होते हैं मुसाशी के साथ टोकुगावा, और वो कहते हैं कि पॉन्ड के पास बैठकर कभी कभी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। खैर उतने में हम देखते हैं कि एक मक्खी एकदम से मुसाशी के पास आ जाती है और एकदम से उसे वो चॉपस्टिक से पकड़ लेते हैं, और पकड़ते ही नहीं उसके पंख अलग कर देते हैं, उसके पंख के थ्रू पकड़ा होता है उन्होंने उसे। और यहाँ पर ये देखकर टोकुगावा एकदम चौंक जाते हैं। कई सारे मक्खियों को मुसाशी यहाँ पर पकड़ पकड़ कर उनकी पंखें लगातार उखाड़े जा रहे होते हैं। ये देखने में सच में लाजवाब होता है, और इस चीज़ को देखकर टोकुगावा को याद आता है कि उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था कि मुसाशी उस समय भी ऐसा किया करते थे, लेकिन पहली बार अपने सामने ऐसा होते वो देख रहे हैं। पंखों से पकड़कर लिटरली यहाँ पर उनके पंख अलग कर रहे होते हैं वो। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि टोकुगावा मुसाशी को बता देते हैं कि पिकल उन्हें खाने की सोच रहा है, और यहाँ पर वो कहते हैं खाना मतलब इस टाइप का खाना ना, ये कहना चाह रहे हैं आप।
तो यहाँ पर ये सुनते ही एकदम सोच में पड़ जाते हैं मुसाशी। और तभी टोकुगावा बताते हैं कि बाकी ने उससे किसी तरह से बात की थी और उसी ने ही कहा था कि वो आपको खाना चाहता है, और साथ ही साथ पिकल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना सुनते ही मुसाशी एकदम से हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में आपको लगता है टोकुगावा कि मैं खाने लायक हूँ? और तभी टोकुगावा कहते हैं हाँ हाँ, हो सकता है कि आप बहुत टेस्टी हो खाने में। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर मोटोबे को, जो कि टोक्यो डोम अरीना के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि फाइनली पिकल वर्सेस मुसाशी की फाइट कल है और जो मुझे करना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। और तभी हमें अरीना के अंदर पिकल को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि 6 दिन से पिकल ने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है और ना ही अभी तक वो सोया है, और अब पिकल भूखा है, बहुत ज़्यादा भूखा।